मित्रों नमस्कार। मैं प्रोफेसर ब्रजकिशोर शर्मा। आज मेरे इस वीडियो का विषय है स्वदेशी आंदोलन 1905 से 1908। स्वदेशी जो शब्द है ये आज भी प्रासंगिक है। आज भी हम स्वदेशी की बात करते हैं, मेक इन इंडिया की बात करते हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं। तो ये सब जो शब्द जिनकी मैं बात कर रहा हूँ ये निश्चित तौर पर स्वदेशी से जुड़े हुए हैं। और स्वदेशी जो है हमारी आज़ादी की लड़ाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा बना। और यही वो आंदोलन है, स्वदेशी आंदोलन, जहाँ से सक्रिय राष्ट्रवाद और सक्रिय फ्रीडम मूवमेंट सही अर्थों में आरंभ होता है। क्योंकि कांग्रेस की स्थापना तो 1885 में हो गई थी, किंतु लंबे समय तक कांग्रेस के मंच से कोई जन आंदोलन का आह्वान नहीं किया गया, बल्कि उन्होंने एक उदारवादी रास्ता अपनाया जिसके माध्यम से वे अंग्रेजों से अधिक सुविधाएं भारतीयों के लिए प्राप्त कर सकें। किंतु जो उदारवादी नीतियां रहीं उसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस के अंदर ही एक गर्म राजनीति का दल, एक उग्र राजनीति का जो है समूह वहाँ इमर्ज होने लगा, उपस्थित हुआ। और उसका जो उदय हुआ वो बड़ा ही, जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो इसके पहले बनाया जिसका मैंने टाइटल रखा था भारत में उग्र राजनीति अथवा गर्म राजनीति का उदय। और उसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार से कांग्रेस जो पढ़ा लिखा वर्ग था उसकी अपेक्षाओं को पर भी खरा नहीं उतर रहा था। तो उन्होंने जो है अलग रास्ता अपनाने के लिए पहली बात तो कांग्रेस पर ये दबाव रखा कि वो जो सोच रहे हैं उसे कांग्रेस अडॉप्ट करे, और नहीं करती हैं तो वो अपने उससे बाहर हैं। बंगाल में जो जैसा हम जानते हैं कि बंगाल जो तीन प्रेसिडेंसीज थी ब्रिटिश राज की, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता। कलकत्ता में चीफ सीट थी। तो एक समय पर जाकर के कलकत्ता एक राजधानी के रूप में इमर्ज हुआ। तो कलकत्ता इस समय भारत अंग्रेजी राज की भारत स्थित राजधानी थी। और बंगाल में जो राजनीतिक चेतना बढ़ रही थी, जिसका मैं पिछले वीडियो में उल्लेख कर चुका हूँ काफ़ी विस्तार से, जिसमें गुप्त संस्थाओं की स्थापना भी होने लगी थी। और अरविंद घोष इस क्षेत्र में काफ़ी आगे थे, और भी कई समूह थे जो बंगाल में काम कर रहे थे। और जहाँ सत्ता का केंद्र है वहाँ पर जन चेतना बढ़ना एक स्वाभाविक सी बात है। तो बंगाल में जो जनचेतना बढ़ रही थी उसको कुचलने के लिए अंग्रेजों ने बंगाल के विभाजन की योजना तैयार की। और उसके पीछे तर्क यह था कि बंगाल का आकार बहुत बड़ा है, इसलिए अच्छे प्रशासन के लिए इसे टुकड़ों में बांट दिया जाए। क्योंकि वास्तविकता यह थी कि टुकड़ों में बांटने के बाद उसका दमन, वहाँ के आंदोलनों का दमन विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में जब सरकार की ओर से प्रस्ताव आया कि बंगाल को विभाजन किया जाए, तो इसके प्रारंभ से ही जनता का विरोध था। दूसरा उद्देश्य ये भी था कि जिस तरह से भारतीयों को आपस में अधिक से अधिक जितना विभाजित किया जा सके, उसके विभाजित का सबसे जो बढ़िया साधन था वो सांप्रदायिकता थी। और सांप्रदायिकता का कार्ड अंग्रेज लंबे समय से खेल ही रहे थे। तो बंगाल एक ऐसा प्रांत था जहाँ हिंदू मुस्लिम पॉपुलेशन मोर और लेस बराबर संख्या में रही होगी। तो वहाँ वो किस तरह से इसका करें, तो उन्होंने जो डिवीज़न का प्रारूप तैयार किया उसमें पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र और पश्चिमी बंगाल हिंदू बाहुल्य क्षेत्र। तो एक उसके पीछे ये भी कारण था। तो सबसे पहले 1903 में बंगाल विभाजन की चर्चा की योजना खबरों में आने लगी कि ये ओवरसाइज हो गया है बंगाल, इसको इसलिए दो प्रांतों में बांट दिया जाए ताकि प्रशासनिक सुविधा रहे। और जब ये योजना 1903 में पहली बार खबरों में आई तो जनता ने पूरे भारत में इसका विरोध किया। क्योंकि जनता है इतनी जागरूक तो नहीं थी, कोई बहुत बड़े संगठन नहीं थे, किंतु जो एजुकेटेड था और जो अंग्रेजों की न्यायप्रियता में भरोसा नहीं करता था या वो संवैधानिक तरीकों से सुविधाएं प्राप्त करने के पक्ष में नहीं था,
उसमें जो जागरूक तत्व थे उन्होंने संपूर्ण भारत में 1903 में जब चर्चाएं हुई इसका विरोध किया। और कांग्रेस का जहाँ तक स्थिति है, क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी कि ये विषय ऐसा था, इस पर कांग्रेस चुप भी नहीं रह सकती थी, तो 1903 से लेकर के 1906 लगातार 4 वर्ष तक कांग्रेस के हर वार्षिक सम्मेलन में बंगाल विभाजन की योजना के विरुद्ध प्रस्ताव पास होते रहे, क्योंकि योजना लागू नहीं हुई थी उसके पहले से ही। तो कांग्रेस जो है इस योजना को रद्द करने के लिए अनुनय विनय प्रार्थना कर ही रही थी लगातार, लेकिन उससे अंग्रेजों की जो योजना थी उसमें कहीं कोई परिवर्तन आता नजर नहीं आ रहा था। तो जब 1903 के अकेले बताया है कि 2 महीने के दौरान 1903 में पूर्वी बंगाल में खासतौर पर इसका सक्रिय विरोध 1903 में ही आरंभ हो गया, और 1903 में लगभग 500 जनसभाओं का आयोजन पूरे पूर्वी बंगाल में हुआ, जिन्होंने इसका विरोध किया। तो उनकी समझ ये थी कि इसके विभाजन से वो डिसएडवांटेजियस पोजीशन में आ जाएंगे, क्योंकि जो कलकत्ता है, जो राजधानी वेस्ट बंगाल में चला जाएगा और पूर्वी बंगाल उपेक्षित हो जाएगा। इसलिए पूर्वी बंगाल से ही इसका विरोध खड़ा हुआ। इतना 2 वर्ष पूर्व जो योजना चर्चा में आई उसका विरोध सक्रिय रूप से आरंभ हो गया, तो उसको ब्रिटिश हुक्मरान पहचान नहीं पाए कि किस जन भावनाएं क्या हैं, और उन्होंने 6 जुलाई 1905 को एक संशोधित योजना घोषित कर दी, जिसमें कुछ और प्लस माइनस कुछ क्षेत्रों को करना था, वो करके उन्होंने जो है 6 जुलाई 1905 को घोषणा कर दी कि बंगाल को 2 भागों में विभाजित कर दिया जाएगा। जब जो ही 6 जुलाई 1905 को ये घोषणा हुई, इसी के साथ जो बंगाल में जनसंतोष था उसकी ज्वाला धधक उठी और लोग सड़कों पर आ गए। आप भी देखें उसी समय से इसका सक्रिय विरोध हुआ, और पूर्वी बंगाल के 70,000 लोगों ने एक हस्ताक्षर युक्त अपना ज्ञापन तैयार करके भारत सचिव के पास लंदन भिजवाया और इस योजना को रद्द करने की मांग की। 70,000 एक बहुत बड़ा नंबर है उस जमाने में, जब पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस उस लेवल की नहीं है। तो 1 सितंबर 1905 को फिर सरकारी घोषणा हुई, जिसके द्वारा फाइनल तारीख तय कर दी गई बंगाल के विभाजन की। वो था 16 अक्टूबर 1905, ये विभाजन का दिन तय कर दिया था। तो 1 सितंबर 1905 को घोषणा के बाद ही बंगाल में सक्रिय आंदोलन शुरू हो गए, और उस आंदोलन में सर्वधर्म, सर्वजाति और सर्ववर्ग शामिल थे। कहीं कोई इस तरह का कोई भेदभाव नहीं था। और सबसे पहला जो विरोध शुरू हुआ इस बंगाल के विभाजन की, अब जो फाइनल डेट जब घोषित हुई तो उसका विरोध छात्र और शिक्षकों ने सबसे पहले किया। छात्र और शिक्षकों ने नंगे पैर विरोध स्वरूप स्कूल जाना शुरू कर दिया, और यहाँ तक कि मोचियों और धोबियों तक ने विदेशी माल का बहिष्कार किया। मोची और धोबियों ने ये घोषणा की कि वे विदेश के बने हुए जूतों की रिपेयरिंग नहीं करेंगे, और धोबियों ने ये घोषणा की कि विदेश के बने हुए वस्त्रों को वो नहीं धोएंगे। तो आप देखिए प्रारंभ से ही एक मतलब जो ग्राउंड लेवल के जो लोग हैं, उन ग्राउंड लेवल के लोगों ने भी इसका विरोध किया। विदेशी माल के बहिष्कार को यहीं से, क्योंकि ये समझ में तो आ चुका था, जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि 1901 में 2-3 किताब एक साथ आई, जिसमें सबसे प्रमुख तो दादा भाई नौरोजी की पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया थी, और दूसरी विलियम डिग्वी की प्रॉस्परस ब्रिटिश इंडिया, और तीसरा एन ओपन लेटर टू लॉर्ड कर्जन फ्रॉम आर.सी. दत्त। तो इन किताबों में यही बताया गया था कि किस तरह से अंग्रेजी राज ने धन का ड्रेन ऑफ वेल्थ को प्रमोट किया, और इससे भारत एक दरिद्र देश बन गया है। तो इसमें इसका चाबी यही थी कि यदि हम धन निष्कासन को रोक पाएँ या मिनिमाइज कर पाएँ, कम कर पाएँ, तो निश्चित तौर पर जो है भारत आज़ाद हो जाएगा, जिसके लिए आज भी भारत संघर्ष कर रहा है। क्योंकि अभी ये भी आत्मनिर्भरता से हम बहुत दूर हैं। फिर एक अलग विषय है, इस पर अलग से बात हो सकती है, लेकिन यहाँ जो कहने का मतलब ये हुआ कि सभी स्तरों पर इस अंग्रेजी साम्राज्य का विरोध हुआ, और विदेशी दुकानों पर छात्रों ने विदेशी माल की दुकानों पर धरने देना शुरू किए।
बाज़ारों में घूम घूम कर विदेशी माल ना खरीदने के लिए लोगों से आग्रह किया। तो इस तरह से जो छात्र हैं वे इसके अगुवा हुए और बाकी सभी वर्गों का समर्थन हुआ। 28 सितंबर 1905 एक परंपरागत जो श्राद्ध पक्ष होता है, तो श्राद्ध पक्ष का ये अंतिम दिन था, जिसको पितृ विसर्जन डे कहते हैं। तो उस अंतिम दिन में ये हुआ कि एक ओर तो यहाँ गहमा गहमी चल रही है बंगाल के विभाजन के विरोध में, और दूसरी तरफ ये एक अपना ट्रेडिशनल जो है अवसर, उस परंपरागत अवसर पर लोग अपना स्नान करके जो है और अपने पितरों को का तर्पण करते हैं, उनको अर्घ्य देते हैं नदी में खड़े होकर के। तो यही हुआ कि 28 सितंबर को लोग बाग जो गए स्नान करके, लोगों ने जुलूस में काली घाट पहुंचने लगे। विभिन्न घाटों पर अलग अलग लोग अपना तर्पण कर रहे थे, वहाँ से इकट्ठे होकर के वो काली घाट मंदिर पहुंचे और 50,000 से अधिक, ये 28 सितंबर 1905 की घटना है, 50,000 से अधिक लोग काली मंदिर पर इकट्ठे हो गए और वहाँ एकत्रित लोगों ने मातृभूमि की पूजा की और विदेशी माल के बहिष्कार की शपथ ली। तो इस प्रकार से ये स्वदेशी आंदोलन अपने आप एक विशाल रूप धारण कर लिया। इसने 16 अक्टूबर 1905 जो बंगाल विभाजन का दिन तय किया गया था, उस दिन का विरोध करने के लिए रविंद्रनाथ टैगोर ने जनता से मार्मिक अपील की और उस अपील में कहा कि उस दिन सब मिलकर राखी बंधन का त्यौहार मनाएं और सब एक दूसरे को राखी बांध करके अपनी जो एकता है, सॉलिडरिटी है, वो प्रदर्शित करें। और साथ ही साथ उस दिन एक बंगाली शब्द है अरंधन, अरंधन मतलब जिस दिन रांधा नहीं जा सके, मतलब पकाया ना जा सके, तो उसको उपवास के रूप में कि चूल्हे नहीं जलाएंगे, उस दिन सब लोग उपवास रखेंगे और रक्षाबंधन करेंगे। तो इस अपील का काफ़ी असर हुआ और 16 अक्टूबर को जो है इसको गहरे शोक का दिवस और दृढ़ संकल्प दिवस के रूप में इसे मनाया गया और इसमें वंदे मातरम का उद्घोष जो है एक तरह से वार क्राई की तरह हो गया। तो सभी ने उपवास रखा, राखियां बांधी, तो इससे एकता को एक बल मिला। कलकत्ता में दुकानें और सारे कारोबार एक दिन 16 अक्टूबर को बंद रहे, पूर्ण हड़ताल रही। दोपहर के बाद बंगालियों की एकता के प्रतीक फेडरेशन हॉल का शिलान्यास समारोह उस दिन था। उस समारोह में बंगाली लोग इकट्ठे हुए और समारोह सब जो है उस सभा में परिवर्तित हो गया। इस सभा में लगभग 50,000 से अधिक लोग, जो कि कलकत्ता की उस समय पॉपुलेशन अगर हम आंकड़े करें तो 2-2.5 लाख से ऊपर नहीं है, क्योंकि उसमें 50,000 लोगों का सभा में एकत्रित होना बहुत बड़ी बात थी। तो जो फेडरेशन हॉल है, यहाँ लोग इकट्ठे हुए और वहीं पर एक सभा का आयोजन हुआ। सभा की अध्यक्षता आनंद मोहन बोस ने की, जो आनंद मोहन बोस वंदे मातरम के नाम से एक अखबार भी निकालने लगे थे। सभा में बड़े बड़े लोग जो समय के डिग्नेटरीज थे कलकत्ता के, इसमें न्यायविद गुरुदास बनर्जी, जो पॉलिटिकल सबसे जो वहाँ के ओल्ड ग्रांड जो वो हैं गार्ड सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जो कि बहुत एक्टिविस्ट थे। इसके अलावा डॉक्टर नीलमणि सरकार, मोतीलाल घोष, जो कि आनंद बाजार पत्रिका अखबार के संपादक थे, महाकवि रवींद्रनाथ टैगोर स्वयं उस सभा में मौजूद रहे। इसके अलावा अब्दुल हसन गजनवी, लियाकत हुसैन, ये कुछ ऐसी नामचीन हस्तियां थीं जो इस सभा में इकट्ठी हुई। वहीं सुरेंद्रनाथ बनर्जी के सुझाव पर स्वदेशी और बंगभंग विरोधी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन हम उसको कहते हैं क्योंकि स्वदेशी का कॉज इसमें प्रमोट हुआ। स्वदेशी के बारे में अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो स्वदेशी का विचार सबसे पहले स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया, जिन्होंने स्वभाषा, स्वधर्म और स्वराज इन सब की बात की थी। तो जो स्वयं का शासन, स्वयं का धर्म, स्वयं की भाषा, स्वयं की वेशभूषा, इस सब के प्रति दयानंद सरस्वती ने जागरूकता फैलाई थी। वही जो स्वदेशी का चल रहा था, जिसमें लगा कि भारत का शोषण हो रहा है, धन निष्कासन हो रहा है, और यदि धन निष्कासन को रोकना है तो हमें स्वदेशी अपनाना होगा, विदेशी माल का बहिष्कार करेंगे तो एक बहुत बड़ा हिस्सा जो विदेशी माल के माध्यम से विदेश चला जाता है उससे बच पाएंगे। तो इस तरह से ये आंदोलन
काफ़ी आगे बढ़ा और इसमें जो है फिर एक राष्ट्रीय कोष की स्थापना भी की। तो 16 अक्टूबर को ही उस कोष में जो उसी मीटिंग में ये राष्ट्रीय कोष की स्थापना की बात कही गई, जिसमें 70,000 रुपये ऑन दी स्पॉट ही एकत्रित हो गए। तो इस तरह से आंदोलन को 16 अक्टूबर को जो और एक मजबूती दी गई, जो उसका फाउंडेशन तैयार किया गया, वो बड़ा ही पावरफुल था। और इसमें कांग्रेस का असल में देखा जाए, जैसे कई बार कंफ्यूजन होता है, कांग्रेस का की ओर से स्वदेशी आंदोलन या बंग भंग विरोधी आंदोलन नहीं छेड़ा गया था, बल्कि ये स्वस्फूर्त जनता का अपना आंदोलन था। लेकिन जैसा मैंने अपने पिछले अभी कहा कि 1903 में जब पहली बार चर्चा में आया था बंगाल के विभाजन की बात, तो वहीं से कांग्रेस ने हर एक जो इनका वार्षिक अधिवेशन था उसमें उसका विरोध तो किया, लेकिन आंदोलन का कॉल उनकी तरफ से नहीं दिया गया। बल्कि आंदोलन कांग्रेस के हाथ में भी नहीं था। आंदोलन का संचालन तो जो आंदोलनकारी थे, सत्याग्रह जो मतलब जो बने थे, वो आंदोलनकारी चला रहे थे। कांग्रेस का देखा जाए तो नैतिक समर्थन था, या जो गर्म दलीय राजनीति के पुरोधा थे, जिसमें तिलक उनके नेतृत्व में सेंट्रल इंडिया, बम्बई, इन सारे इलाकों में स्वदेशी आंदोलन चल रहा था। तो संयुक्त प्रांत में स्वफूर्त स्वदेशी आंदोलन चल रहे थे, या आए दिन स्वदेशी स्टोर खुल रहे थे। तो पंजाब में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में आंदोलन चल रहा था। तो ये सब जो दूसरे वो हैं, ये हैं वो भी कांग्रेस के, किंतु कांग्रेस का कॉल नहीं है, इसको हम स्पष्ट रूप से समझ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का विरोध भी नहीं है, बल्कि कांग्रेस ने इस आंदोलन को नैतिक समर्थन दिया है। न केवल नैतिक, बल्कि जो उसके नेता कार्यकर्ता हैं वे सक्रिय भी इसमें रहे। तो जो ये जो आंदोलन चला, इसमें 4 सूत्री कार्यक्रम तैयार किया गया। इस 4 सूत्री कार्यक्रम में सबसे पहली चीज़ तो थी कि भाई ब्रिटेन के बने हुए, इंग्लैंड के बने हुए कपड़े, नमक, चीनी और अन्य वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए। तो पहला सूत्र था विदेशी माल का, मतलब ब्रिटिश माल का बहिष्कार। दूसरा था अंग्रेजी में बोलना बंद किया जाए। जो पढ़ा लिखा वर्ग अंग्रेजी में जो है कन्वर्सेशन कर रहा था, उसमें तो इंटरेक्ट करता था इंग्लिश में, उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि हम हिंदी ही बोलेंगे, वो हिंदी का अपनी बंगला ही बोलेंगे, अंग्रेजी में बातचीत नहीं करेंगे, स्वदेशी भाषा का ही प्रयोग किया जाएगा। तीसरा था इसमें सरकार के अधीन जो भी अवैतनिक पद हैं, जिनमें काउंसिल की सदस्यता भी शामिल है, उनसे त्याग पत्र दे दिया जाए। तो आप देखिए, जो विचार आगे चल के असहयोग या सबने विज्ञान बढ़ेगा, वो विचार यहीं आ चुका है कि हमें अभी अवैतनिक पदों से इस्तीफा देना है। और चौथा था कि विदेशी वस्तु खरीदने वाले अगर नोटिस में आते हैं तो उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाए। तो इस तरह से ये 4 सूत्री कार्यक्रम आगे बढ़ा। मैं यहाँ इस वीडियो में अन्य प्रांतों में जो आंदोलन है उसके बारे में, क्योंकि वो तो सहायक थे, प्रमुख आंदोलन तो कलकत्ता में था, बंगाल में था पूरे में। तो बंगाल में किस तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस आंदोलन को दबाने का तरीका अपनाया, इसमें सबसे पहला काम ये था कि जो ही 16 अक्टूबर को जब विभाजन कर दिया गया, तो लॉर्ड कर्जन ने स्वयं बंगाल का एक्सटेंसिव दौरा किया और उसने मुसलमानों की सभाएं आयोजित करके उनको जगह जगह इस विभाजन के फायदे समझाने की कोशिश की, और उनको बताया गया कि ये जो विभाजन किया गया है ये मुसलमानों के हित में है, क्योंकि हिंदुओं का जो आधिपत्य है उससे मुस्लिम हितों की रक्षा तभी हो पाएगी जब एक अलग प्रांत मुस्लिम बाहुल्य होगा। तो ये विचार स्वयं लॉर्ड कर्जन उस समय जगह जगह सभाओं के माध्यम से करने लगे। और इसी समय ढाका के नवाब और अन्य मुसलमान जमींदारों ने हिंदू विरोधी रुख इख्तियार कर लिया। अलीगढ़ इंस्टीट्यूट, इस समय अभी तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं बनी है, अलीगढ़ इंस्टीट्यूट है, तो अलीगढ़ इंस्टीट्यूट का एक जो है अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट निकलता है, उसमें विभाजन का स्वागत किया गया। तो किस प्रकार से ये मुस्लिम्स का पोलराइजेशन किया जा रहा है उस बंगाल विभाजन को उचित ठहराने के लिए। और जो उच्च वर्गीय मुसलमान थे उन्होंने स्वराज और स्वदेशी की जगह स्वजाति का नारा दिया कि स्वदेशी और स्वराज से हमारा भला नहीं होने वाला है, हम स्वजाति का उत्थान करें, उसी से हमारा भला होगा। इसी तरह से दोनों तरफ जो उच्च मुस्लिम थे उन्होंने कहा कि शुद्ध मुस्लिम व्यापार, मुस्लिम उद्योग और मुस्लिम
स्कूल और व्यापार संघ, इन सब की स्थापना की जाए ताकि मुस्लिमों का के जो हक हैं उनकी रक्षा की जा सके। तो कुल मिलाकर के यहाँ ये जो लड़ाई को हिंदू मुस्लिम के रूप में परिवर्तित कर दिया गया और ख़ास तौर पर दोनों तरफ से पर्चेबाजी, पैम्पलेट्स और प्रोपेगेंडा तेज हो गया। और इस पर्चेबाजी पैम्पलेट में जो मुस्लिम ग्रुप था वो अधिक पावरफुल हुआ। एक बड़ा बदना एक रेड पैम्पलेट एक जारी हुआ था, लाल पर्चा कहें उसे या हैंडबिल कहें। तो ये जो रेड पैम्पलेट है इसमें खुलेआम यह आह्वान किया गया था कि हिंदू दुकानों, हिंदू उद्योगों के उत्पादित माल, हिंदू इन सब का बहिष्कार किया जाए। तो जहाँ जो स्वदेशी आंदोलन की जान थी कि ब्रिटिश माल का बहिष्कार करवाना है, यहाँ मुसलमानों से वो हिंदू माल के बहिष्कार का आग्रह इस लाल पर्चे में किया गया। इस लाल पर्चे में यहाँ तक लिखा गया कि हिंदुओं ने हमारी संपदा, सम्मान और इस्लाम के गौरव को लूटा है, तो इसलिए हमें किसी तरह का संबंध इनसे नहीं रखना चाहिए। तो इस तरह से ये हुआ कि इस जो प्रयास शुरू किए अंग्रेज प्रशासकों ने और उन्होंने जिस तरह से मुस्लिम्स को पोलराइज किया अगेंस्ट हिंदूज, उसका परिणाम ये रहा कि कुछ जगहों पर मई 1906 में सांप्रदायिक दंगे होने लगे और दंगे के माध्यम से इस जो विरोधी आंदोलन था उसको दबाने का प्रयास किया गया। लेकिन उस समय तक बड़े नेताओं में नहीं, लेकिन नेता हैं अबुल कलाम आज़ाद जैसे कांग्रेस नेताओं के प्रयास से इन दंगों पर नियंत्रण हो सका। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। दिसंबर 1906 में अंग्रेज़ों के इशारे पर मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई और मुस्लिम लीग की स्थापना भी ढाका में ही हुई, बंगाल में ही हुई। तो उसका प्रभाव और आप देख सकते हैं। तो एक तो सांप्रदायिक तरीके से इसको दबाने की कोशिश की, दूसरा सरकार ने जो है दमनात्मक कानूनों का सहारा लिया, क्योंकि सबसे पहले जो उनको चुनौती थी वो शिक्षकों और छात्रों की ओर से थी। तो उन्होंने ये निर्णय लिया कि भाई जो सरकार द्वारा सहायता प्राप्त संस्थाएं हैं उनके शिक्षक और विद्यार्थियों को के आंदोलन में जाते हैं तो उनकी सहायता समाप्त कर दी जाएगी, उनकी ग्रांट रोक दी जाएगी। पहली बात ये कही। और संस्थाओं को ये भी आगाह किया गया यदि आपके शिक्षक और छात्र आंदोलन में पाए गए तो आपकी संस्था की मान्यता खत्म की जा सकती है। छात्रों को टेरराइज करने के लिए उन्होंने कहा जो छात्र आंदोलन में भाग लेंगे उनको ना छात्रवृत्ति दी जाएगी, ना उनको नौकरी दी जाएगी और उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से एक दमनात्मक कानून बनाए गए। सेना और पुलिस ने सार्वजनिक तौर पर आतंक कायम कर लिया। सड़कों पर जुलूसों पर पाबंदी लगा दी गई और वंदे मातरम को बोलना अपराध घोषित कर दिया गया। सार्वजनिक नहीं, आप अपने घर में भी वंदे मातरम नहीं बोल सकते, यदि पाए गए तो आपको सजा होगी। तो इस तरह से ये दमनात्मक कानून और सांप्रदायिक दंगे हम देखते हैं। जनवरी 1907 के आरंभ में ही फिर दंगे आरंभ हो गए। इससे लग रहा था कि मामला और बिगड़ेगा, लेकिन जो आंदोलन 1903 से शुरू हो चुका है, 1905 जुलाई से तो फिर वो रफ्तार पकड़ रहा है। तो अब आंदोलनकारियों के पास इतना एक्सपीरियंस और इतने संसाधन नहीं थे कि लंबे समय तक आंदोलन को खींचें। लेकिन 1907 के दिसंबर में ये घटना हुई कि सूरत के अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। इससे जो कांग्रेस का समर्थन मिल रहा था इस आंदोलन को वो कमज़ोर पड़ा। इसी आंदोलन के बैकग्राउंड में अगर हम देखें तो पंजाब में लाला लाजपत राय और अजीत सिंह को बंदी बनाकर मांडले जेल भेज दिया गया। बंगाल में बिपिन चंद्र पाल को 6 माह की कैद हो गई। 1908 में तिलक को 6 वर्ष की कैद की सजा दी गई और 1908 में ही अरविंद घोष को अलीगढ़ षड्यंत्र केस के अंतर्गत बंदी बना लिया गया। तो इस तरह से 1908 के अंत तक यह आंदोलन कमज़ोर पड़ गया और कमज़ोर पड़ने के बाद उसको वापस तो नहीं लिया गया, ये आंदोलन स्वतः ही समाप्त हो गया। लेकिन बंगाल के विभाजन को नहीं रोक पाए। बाद में 1911 में 2 बातें हुई। एक तो अंग्रेज़ों ने राजधानी परिवर्तन कलकत्ता से दिल्ली कर लिया और 1911 में ही बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया। तो रद्द तो उन्होंने किया और इस आंदोलन का प्रभाव भी उसे मानेंगे, लेकिन इससे रद्द करके भी आंदोलन नहीं रोका, बल्कि उनका दमनात्मक रवैया चलता रहा। अब हम एक बात करना चाहते हैं कि जो स्वदेशी आंदोलन है, बंग भंग विरोधी आंदोलन, इस आंदोलन की
उपलब्धियां क्या हैं। तो पहली उपलब्धि तो इसकी यही है कि सक्रिय जन आंदोलन की शुरुआत हुई और आज़ादी की लड़ाई जो अनुनय विनय और रिप्रेजेंटेशन और मेमोरेंडम से चल रही थी, वो लड़ाई जो है सड़क पर आने से लड़ाई जो है अगले पायदान पर पहुंच गई, लड़ाई आगे बढ़ी। दूसरा, बहिष्कार और स्वदेशी एक ऐसा अमोघ अस्त्र प्राप्त हो गया कि इसके माध्यम से ब्रिटिश साम्राज्यवाद के से लड़ा जा सकता था। दूसरा यह कि स्वदेशी और स्वराज इतना लोकप्रिय हुआ कि वो जो है आज़ादी का उद्घोष बन गया। और इसी के एक परिणाम था, अगर जो लोग इकोनॉमिक हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मैंने तो काम किया है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे भी, तो हम ये देखते हैं कि स्वदेशी आंदोलन के बाद जो स्वदेशी उद्योग हैं, कुटीर उद्योग हैं, हस्तशिल्प हैं, तो एक तरफ तो कुटीर उद्योग और हस्तशिल्पों का पुनर्जीवन हुआ, जो खत्म हो गए थे अंग्रेजी माल के प्रभाव में, वे स्वदेशी आंदोलन के प्रभाव में पुनर्जीवित होने लगे। क्योंकि आत्मनिर्भर बनना है, विदेशी माल का बहिष्कार करना है, तो कुटीर उद्योग और शिल्प का उद्योग जो हैं वही हमारे काम आएंगे। और स्वदेशी उद्योगों का भी जन्म होने लगा। तो जो पैसे वाले लोग थे वे स्वदेशी उद्योग लगाने लगे। और सबसे बड़ी बात थी, यहीं से 1905 के से 8 के जो आंदोलन है, यहाँ से राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उदय हुआ, जिसमें नेशनल स्कूल्स और नेशनल कॉलेज जैसे संस्थाएं बंगाल में तो भारी संख्या में खुली। और उसके ज़माने का आप देखें, उसके साथ ये लगभग खुला है जो जादवपुर विश्वविद्यालय है, ये भी राष्ट्रवादी लोगों के द्वारा बनाया गया। तो इस तरह से जो बंगाल विभाजन के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ, जिसे हम स्वदेशी के नाम से या बंग भंग विरोधी आंदोलन के नाम से जानते हैं, उससे भारत की आज़ादी की लड़ाई एक स्वरूप लेने लगी, जिसको बेस करके आगे आंदोलन का विकास हुआ। धन्यवाद, नमस्कार।